देखो भाई, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था ट्राइंगल लॉ, याद है बच्चों? हमने स्टार्ट कर दिया वेक्टर्स के बारे में पढ़ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है? याद है ना? एडिशन वेक्टर थोड़ा सा पढ़ा दिया हमने। पहले मैंने आपको वेक्टर्स के टाइप बताए और उसके बाद हमने स्टार्ट किया। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पढ़ा था ना? और उसमें बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। उसमें हमने क्या पढ़ा बेटा? एडिशन वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ था ना? हाँ, ट्राइंगल। हाँ, ट्राइंगल लॉ की ट्राइंगल लॉ पढ़ा आपने। और उसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए ना। हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट ऐसे होता है ना। और हमने निकाला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का हमने निकाला था, ठीक है? हमने क्या किया था? किसी भी दो वेक्टर्स को जोड़ा था, ठीक है, ऐड किया था, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकाला था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो था, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर आर, क्या है हमारे पास? चेक करो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चेक कर। मैंने बताया था कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट भी बनाने के लिए ना ऐसा, तो कभी लोग ऐसे लिखते हैं और आर इक्वल टू ऐसा स्क्वायर ना, याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है बच्चों? हाँ, लेकिन इसकी पे खा के दोनों से स्क्वायर और डायरेक्शन निकाली थी तुमने ना, ठीक है? तो डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। चेक करो सब लोग, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला आया था tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा। चेक करो, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। याद आ रहा है चलो? हां, ये हम लोग कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो वेक्टर्स का सम करने के लिए, किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है ना, एक है ट्राइंगल लॉ और एक पैराग्राफ। दोनों के सेम रिजल्ट्स हैं, और आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिराइव ट्राइंगल लॉ, तो आपको ट्राइंगल लॉ बताना पड़ेगा, और डिराइव पैराग्राफ लॉ तो पैराग्राफ, उसमें छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है? वो हम बता रहे हैं। तो ट्राइंगल लॉ हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ लॉ, ठीक है? उसके पहले ना एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। कभी सुना है वर्ड? हाँ, साइमल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है? इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, ठीक है? ये वर्ड यूज होने वाला है पैराग्राफ लॉ। तो जैसे ना कोई बॉडी हमसे रहेगी, जैसे बॉडी, इसमें दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स एक लगा हुआ है, एक ही समय में दो फोर्स लगेंगे, समझे कि नहीं? एक ही समय में दो फोर्स लगेंगे, साइमल्टेनियसली लगेंगे। ऐसा नहीं कि एक फोर्स पहले F1 लगाया, 10 मिनट के बाद दूसरा फोर्स लगाया, नहीं, एक ही समय में दो फोर्स लगेंगे। तो फिर हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है पैराग्राफ लॉ से, राइट? पैराग्राफ लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजल्ट सेम आने वाला है। तो प्लीज लिखिए हेडिंग वाली पैराग्राफ लॉ, राइट? पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक्चुअली टू वेक्टर्स और टू वेक्टर्स, ठीक है? पैरेललोग्राम, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। पैरेललोग्राम आप जानते हो जो क्या बात होती है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ना, हां सर, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल लेंथ होते हैं और सेम डायरेक्शन में पास हैं, सेम लेंथ का। तो पैरेललोग्राम लॉ के स्टेटमेंट है कि कोई भी दो वेक्टर्स, वेरी समझ लो, कोई भी दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, अब ये सोल्व करो इसके बाद, कोई दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि दो फोर्स है और वो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं ना, तो कोई दो वेक्टर्स जो सेम डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी भी एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से करते हैं, आपको याद है मैंने बताया था कि एक साइड के बाद अगर दूसरी साइड आती है, चेक करो, तो उसको हम लोग
कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होते हैं। अरे बताया था मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्लास ना। और अगर दो साइड्स एक ही जगह से स्टार्ट होती है, एक ही पॉइंट से ना, ऐसी दो साइड्स, तो उनको हम लोग एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। याद है? एडजेसेंट साइड्स। तो ये दो एडजेसेंट साइड्स भी है ना। तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट ये पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट ये दिया, अगर कोई दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं एक ही समय में, यानी कि साइमल्टेनियसली, ऐसे दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं एक ही समय में, अगर ये दो वेक्टर्स किसी एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होते हैं या किए जा सकते हैं, तो उनका रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर आर, और आप जानते हो वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना। हाँ, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो उस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो सेम पॉइंट से पास होगा। दरअसल एक डायगोनल ये भी हो सकता है ना बेटे, लोग हो सकता है नहीं, अगर पैरेललोग्राम से दो डायगोनल होंगे, एक ये और एक ये। डायगोनल से मतलब ना, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा डायगोनल लेना जो उसी पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका स्टेटमेंट ऐसा होगा, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटा, तो हमको समझना। स्टेटमेंट लिखिए, पैरेललोग्राम हेडिंग डालो, पैरेललोग्राम लो। हां, स्टेटमेंट लिखिए, if two vectors can be represented by if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, if two vectors, छोटी सी वैसे गलती होगी, फिर से लेंगे क्या? एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, और बेटा फिर से देखो स्टेटमेंट, साइमल्टेनियसली बहुत जल्दी है। if two vectors, statement if two vectors acting on a point simultaneously, ये बहुत जरूरी है, simultaneously if two vectors acting on a point simultaneously can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent parallelogram, then their resultant can be represented by the diagonal of the parallelogram passing through the same point, ठीक है, passing to the same point, राइट। लिख लिया सब बच्चों ने? तो अपन इसको पुश करते हैं ना, आगे बढ़े। चलो देखिए, अब इससे भी लिखना पड़ेगा, तो देखिए हमारे पास ना एक कहना चाहिए एक दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ऐसे ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी,
सिर्फ देख के कर बताओ, ठीक, ये वेक्टर ए है और ये किस पॉइंट पर एक्ट होता है, ठीक है। तो इनको मिलाकर हमको एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक, तो अपन इसको पैराग्राफ, तो पैराग्राफ बनाने का तरीका सब जानते हैं, ठीक है। तो आपके लॉ के हिसाब से जो है वो ऐसा होता है कि भैया अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जो किसी पैराग्राम के दो एडिशन से रिप्रेजेंट हुआ है तो उनका रिजल्टेंट ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये वेक्टर आर, सब जानते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू पैराग्राम लॉ। अगर हम चाहें तो इसको पॉइंट बना सकते हैं कि इसको नाम दे दिए पी, इसको नाम दे देंगे क्यू, इसको नाम दे देंगे एस, इसको नाम दे देंगे यू, ठीक है। और बनाइए, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू पैराग्राम लॉ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और लिख सकते हो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कई बुक्स में ना मतलब वो लोग दो डायग्राम बनाना नहीं चाहते हैं, तो वो भी बता देंगे कि दो डायग्राम आपको नहीं बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपको कभी एग्जाम में लगे कि दो डायग्राम नहीं बनाना, हम सिर्फ एक डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो पहला वाला डायग्राम नहीं बनाना, ये पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। इतना तो देख लो फिर बता दें। बना बताते समझा दें कैसे से बोला टेंशन मत लेना, कर देंगे ना। हो गया, ज्यादा लगी है कुछ, देखो भैया हो गया सबका। अब उसके बाद आप हेडिंग डालना है, इसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम लिखना है, जैसे आपने लिखा ये डायग्राम नहीं बनाना, उसके बाद ऐसे हेडिंग मैग्नीट्यूड एंड direction, magnitude and direction of the resultant vector R, ठीक है। magnitude and direction of the resultant vector R, ये हेडिंग डाला, ठीक है बच्चे। अब आपने हेडिंग डाला वीडियो, तो आपको क्या करना है वो कैसे लिखिएगा, आपको ये डायग्राम बनाना दोबारा देख लो क्या, और पहले आप समझ लो, उसके बाद अपन कुछ करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम पर बना लो, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जो मैं अलग से कंस्ट्रक्शन करूँ वो देखते जाना है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, तो आप इसे कितने बच्चों को समझ में आता है कि ये भी वेक्टर ए होगा, नहीं इक्वल वेक्टर्स निकालिए, आपको इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़िए। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन। तो आपको लगता है कि पी क्यू और ये यू है ना, ये यू सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये इक्वल है ना लेंथ में, पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं कि लेंथ में भी होते हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो भैया ये वेक्टर है तो वेक्टर ये है। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन, तो जितनी लेंथ पी क्यू की है उतनी यूएस की है ना बेटा, है कि नहीं, और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। उसी तरह से आप देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं, पीयू और क्यूएस की लेंथ सेम है कि नहीं, सेम है, और इसके डायरेक्शन अगर हमने ऐसे बना, ठीक है। अगर मान लो कभी आपको डाउट लगे बनाने में थोड़ी झंझट लगे तो पीक्यू बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भैया देखो लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी वेक्टर बी होगा। आरा स्टूडेंट बच्चे लोग यहां बना लेते, ठीक है। थोड़ी यहां दूसरी बात, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है थीटा, याद रखिए दो एंगल हमने पढ़े थे, एक है थीटा और एक है अल्फा। थीटा होता है एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स और ये नोन होता है, गिवन होता है, और दूसरा एंगल होता था अल्फा, अल्फा ना एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड द रिजल्टेंट, ठीक है। ये अननोन होता है, इसको फाइंड करना होता है। तो बनाइए डायग्राम तो बताते हैं, दोबारा बनाना है, एक और बनाना है,
फिर बाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, मालूम है ध्यान रखना, क्योंकि ना हमको फिर से आर निकालना है तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो ये हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, मेरे पास 2 कलर के पेन है ना, आप एक से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ये कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर हमको ना देखो, हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है साइड पीएस, तो पीएस की लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ने वाली, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट करेंगे, और अल्फा चाहिए उसके लिए राइट एंगल, तो ये हो गया आपका पीएसटी है उसको। ठीक है, और ये अंदाज से बताइए कि थीटा होगा कि नहीं थीटा, लगता है कोई थीटा होगा, कैसे मालूम, मैं बताता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मालूम है कि नहीं, सुना है बच्चे लोग, ऐसे देखें 2 पैरेलल साइड्स होंगी ना, तो ये इक्वल एंगल बनाते हैं, इनको कौन से एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना, अरे है कि नहीं, हां सर, ये थीटा एंगल बनाएगा ना, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये बना रहा थीटा एंगल, ये एंगल भी थीटा ही होगा। हां ठीक है, चलो बनाओ तो बताते हैं, बनाया सकते हैं, आगे देखो। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये हमको लिखने में थोड़ी समस्या ना, लेकिन आपके पास बने हुए, तो अपन ने स्टार्ट किया इसके बारे में। देखो हमको ना क्यूटी और एसटी की लेंथ चाहिए हो, ठीक है, तो आपके पास तो नहीं लाएगा, आप देखो ध्यान से ना, हमने तो स्टार्ट करने इन ट्राइंगल QST, इन ट्राइंगल QST, 2 चीजें मैं आप देखोगे पिछली बार के ना रिवाइज और रेक्टेंगल से, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ST अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि QS, एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि QT अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि QS, ऐसा होगा। सही है, गुड। आगे देखो बेटा, और हो सकते हैं, देखो ST की वैल्यू तो नहीं मालूम, लेकिन QS B के इक्वल है ना, याद आ रहा है आप लोग को, ऐसे बताया गया था, वेक्टर QS इक्वल टू वेक्टर B है ना, नहीं, और सिर्फ QS बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये B के इक्वल है, तो हम लिखते हैं और sin थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास ST अपॉन B एंड cos थीटा इक्वल टू जाएगा QT अपॉन B, देयरफॉर हमको मिल जाएगा, सो ST इक्वल टू मिल जाएगा B sin थीटा, इसकी जरूरत पर हमको पड़ेगी ट्रायंगल लॉ की तरह, एंड QT इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, QT इक्वल टू हो जाएगा B cos थीटा। ठीक है, थोड़ा सा नया लग रहा होगा आप लोगों को वेक्टर, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी यार, है ना, कोई भी चीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जब उसको रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, सब फिर हमको तो आप लोग देखा करो बस। ठीक है, जो नहीं बनेगा बताएंगे आपको सबसे। देखा आपने, अब हम लोग निकालते हैं भैया मैग्नीट्यूड, तो हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, हैविंग द लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, magnitude of the resultant vector का magnitude बात है, ठीक है। देखिए भाई, उसके लिए अपन ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PST मिला मैं, इन ट्रायंगल PST, देखो मिला आपको, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, PS स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना, हम लोग बेस वैल्यू लिखते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा PT स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब ST स्क्वायर। देखो बेटे लोग अपनी कॉपी में देखो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं ऐसे, PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, सही है ना, हाँ, लेकिन इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, लिख नहीं पाएंगे। तो अब आप देखिए, चेक करो, जो PT है ना, PT कॉपी में चेक करो, वो PQ प्लस QT है कि नीचे बताओ, PT जो है ना, PT को आप PQ प्लस QT लिख सकते हो कि नीचे बताओ, लिख सकते हो, पक्का लिख लेते हैं भैया, तो जाएगा और
और नेक्स्ट स्टेप हो गया पी एस स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर हो गया। सही है, बन रहा बेटे लोग से? आगे देखो भैया, तो अब देखो पी एस स्क्वायर किया अपन ने, पी एस मतलब आर, क्या बोलते हो? पी एस मतलब आर है कि नहीं? चलता देखो वेक्टर पी एस इक्वल टू वेक्टर आर, सुन रहे हो आप लोग? वेक्टर पी एस इक्वल टू वेक्टर आर, ये ओनली पी एस इक्वल टू आर है ना, आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद पी क्यू मतलब देखो क्या है, ए है, ए नहीं है, और क्यू टी मतलब बी क्यू मतलब बी कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या होगा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस प्लस व्हाट, एस टी मतलब क्या, बी साइन थीटा ना, अरे एस टी मतलब बी साइन थीटा ना भैया, ये देखो नहीं, क्लियर है? बस आप उसको आराम से इसको सॉल्व करो, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बेटे लोग, हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो अगले स्टेप में आपका आएगा जो आएगा उसको ऊपर स्टार्ट करते हैं, पहले अपने स्टार्ट किया तो पहला अपना हमारा स्टेप हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हो, प्लस 2ab cos थीटा, नहीं? लेकिन एक टर्म और बचा हुआ है, ये वाला बचा है कि नहीं? लोग तो लिखें ना, हाँ उसको भी लिखना पड़ेगा, प्लस ये आपका एक्सपेंड किया अपने तो क्या b स्क्वायर sin स्क्वायर, ब्रैकेट हटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप लोग लग रहा है कितनी बार लिख रहे हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया तुम लोग ने। अब देखो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, 15 बच्चे लोग की नहीं, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में से क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है कि नहीं? तो क्या होगा आपके पास, तो हम आगे लिखेंगे और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पहले तो अपन ने ए स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ये हो गया बी स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 2ab प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है? और हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, वो होती कि नहीं बेटा? यस, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो और आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। तो आप देखिए सेम रिजल्ट मिला कि नहीं, ट्रायंगल लॉ की तरह, अरे ये रिजल्ट तो मिला था हम लोग को, है ना? तो अगर मान लीजिए किसी बुक में ऐसा लिखा हो, और ऐसा लिखा हो बेटा, और आर इज इक्वल टू ऐसा लिखा हो रूट ए स्क्वायर, क्या लिखा हो बेटा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर ऐसा लिखा हो तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। समझ रहे बच्चे लोग कि नहीं? एक ही बात है ना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। अब हम करते हैं डायरेक्शन की बात, तो हेडिंग डालिए डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर, तो आप बता देना जब 10 मिनट पहले याद करा दूँ हैं सब लोग, इसकी क्लास रहती है भाई, बता दें 6:50 में है, ओके सबका? सेम आप देखो, एक तरह से रिवाइज करना है, तो वापस आप डायग्राम को देखो अपने, आपका जो डायग्राम है ना उसी पे वापस आते हैं, ठीक है? और हम लोग निकालते हैं tan अल्फा की वैल्यू, ठीक है? डायग्राम देखिए अपना सब लोग, मिला आपको? देखो ध्यान से डायग्राम, ये डायग्राम है भैया, देख रहे हैं? अब अपन क्या करेंगे, स्टार्ट किया अपन ने tan अल्फा, तो मिल गया इन ट्राइंगल PSP, फिर से इन ट्राइंगल PSP रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो हमने इसके लिया tan अल्फा, हमने tan अल्फा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एसटी क्या बोलते हैं डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है पीटी है, ठीक है। तो ये बच्चे लोग कितने बच्चों को समझ में आता है कि भैया जो पीटी ना पीटी उसको पीक्यू प्लस क्यूटी लिख सकते हैं ना हम लोग, पीक्यू प्लस क्यूटी लिख सकते हैं। तो ये तो एसटी है हमारे पास। तो अब लिखते हैं और tan अल्फा इज इक्वल टू एसटी मतलब ये लिखा हुआ है b sin थीटा, देखा कि नहीं भाई। pq मतलब a प्लस और qt मतलब b cos थीटा। तो सेम फॉर्मूला है, क्या बोलते थे याद आ गया क्लियर। तो जैसे जो रिजल्ट्स हमको ट्रायंगल लॉ में मिला था वही हमारे पास पैरेलल लॉ में। बस फर्क है कि ट्रायंगल लॉ में जो दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास गिवन वेक्टर्स होते हैं वो कहना चाहिए कि अलग अलग दो वेक्टर्स दिए रहते हैं ना। और पैरेललोग्राम हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर एक्ट कर रहे हैं उनके लिए। और आप देख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस सेम, रिजल्ट सेम है। आपको याद है कितने बच्चों को इसको बताया था क्लास में, कितने बच्चों को याद है कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो तो घबराना मत। अल्फा इक्वल टू यस tan इनवर्स ना डिवाइडेड बाय b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। याद आ रहा है? हाँ तो लिख लो, ठीक। लिख लिया तुमने? तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स हैं, कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करना जरूरी है। देखिए अपन डिस्कस करते हैं, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसको अपन थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो है क्या। तो देखिए हमने ये पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड यानी कि जिनकी वैल्यू a एंड b है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो सम होता है, उन दोनों वेक्टर का जो सम होता है उसके हमारे पास फॉर्मूला ये है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, समझते हैं आप लोग कि नहीं? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी वैल्यूज, एक की a है एक की b है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट जो है उसका फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले को देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम जब भी किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर्स की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड तो डिपेंड करता ही है, ए पे भी डिपेंड करता है, बी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको उनके बीच का एंगल भी मालूम होना चाहिए। देखो हम लोग रिवाइज करते हैं कितनी बात है ना, स्केलर्स में क्या होता है 5 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 9, बात खत्म हो गई, बात खत्म ना। 5 सेकंड प्लस 4 सेकंड 9 सेकंड, इसके आगे कोई बोलने नहीं है, बात खत्म हो चुकी है ना। 5 kg प्लस 4 kg 9 kg। पर जैसे मैं बोला कि ये दो फोर्स हैं, एक फोर्स ना 5 न्यूटन का है और एक फोर्स 4 न्यूटन का, तो इनका सम कितना होगा? तो भी इनका सम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन नॉट इनफ। किसी बॉडी पर दो फोर्स लगे हुए, एक फोर्स है 5 न्यूटन का और एक फोर्स है 4 न्यूटन का। क्वेश्चन है कि भैया बताओ इनका सम कितना होगा, इनका रिजल्ट कितना है? तो इसका आंसर क्या है कि भैया इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। आप प्लीज इनकी डायरेक्शन बताइए, आप इनके बीच का एंगल बताइए। कितने लोग समझ में आते हैं कि अगर थीटा नहीं मालूम है तो ये जो हमारे पास जो ए दे दे बी दे दे, ए की वैल्यू 5 दे दी, बी की वैल्यू 4 दे दी, थीटा नहीं बताया, क्या आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है ना बेटा, ए बी एंड थीटा। तो हम जब किसी दो वेक्टर्स का सम करते हैं, हम जब किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो दोनों वेक्टर्स की वैल्यू तो मालूम होना ही चाहिए, उनके बीच का एंगल भी मालूम होना चाहिए। स्केलर में प्रॉब्लम नहीं था ना, अरे स्केलर 5 प्लस 4 9 था ना भाई, पर वेक्टर 5 प्लस 4 हमने वेक्टर 5 प्लस वेक्टर 4 बोला, आधा अधूरा क्वेश्चन मत बताइए। अगर कोई आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा स्केलर में 5 प्लस 4 बोला 9 नहीं, अगर आपसे किसी ने पूछा 5 kg प्लस 4 kg क्या बोलोगे? 9 kg। पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगी 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कितना होता है, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका?
अरे अधूरा क्वेश्चन मत बताइए, ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल भी बताइए, आप इनकी डायरेक्शंस भी बताइए, समझ गए? तो आपको समझ में आ रही बात की नहीं कि अगर किसी दो वेक्टर्स का आपको सम निकालना हो, अगर किसी दो वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना हो, तो उन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू तो मालूम होनी ही चाहिए, पर उसके साथ साथ उनके बीच का एंगल भी मालूम होना चाहिए, अदरवाइज हम उनका रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे ना। और दूसरी बात एक चीज और बताते हैं, कोई दो फोर्स है हमारे पास ना, सुनते चाहिए, दो वेक्टर्स है, देखिए ये 5 है और ये 4 है ना, दो वेक्टर्स है हमारे पास, एक की वैल्यू 5 एक की 4 है, सुनते चाहिए, हमने इनका रिजल्टेंट निकाला ही ऐसा है, दो फोर्स है, फोर्स क्या है बेटा, वेक्टर होते ना, अरे बोली ना, तो उनके भी कैंडिडेट ठीक है ना, सुनते चाहिए। हम क्या करें कि दोनों फोर्स की वैल्यू नहीं बदले, लेकिन उनके बीच का एंगल थीटा चेंज कर दे, मतलब कि जैसे मैं करूं कि भैया मैंने ना 4 को थोड़ा बेंड कर दिया, 5 है सुनते जाना है ना, और 4 को थोड़ा बेंड कर दिया मैंने, तो आप में से कितने बच्चे समझ में आते हैं कि इनके रिजल्टेंट रीजन बदल चुकी है ना, क्या होता है, ये 4 है बेटा, अरे आ रहा समझ में, ध्यान दे देखिए, ध्यान से, ये R है बेटा है, और ये भी R है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ये दो फोर्स है, एक की वैल्यू 5 एक की वैल्यू 4 है ना, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ज्यादा है, इनके बीच का एंगल ज्यादा है, तो R की डायरेक्शन देखो, R का वैल्यू देखो, कुछ और है, अब हमने इनको क्या किया, इस एंगल को बेंड कर दिया ना, तो आप देख रहे हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसकी लेंथ भी बदल चुकी है, लेंथ अगर मैग्नीट्यूड को बता रही ना, लेंथ भी बदल चुकी है और उसकी डायरेक्शन भी बदल चुकी है, यानी कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, सिर्फ उसके बीच का एंगल बदल दे तो भी उनका रिजल्टेंट बदल जाएगा, समझ गए? नई बात क्या है, एक बार और बोलूं कि किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आपको सम करना है, हमको किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो उन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू के साथ साथ उनके बीच का एंगल भी मालूम होना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ स्केलर्स एंड सम ऑफ वेक्टर्स। आई होप आप समझ गए ना, चलो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम जब दो वेक्टर्स को ना अलग अलग डायरेक्शंस में रखते हैं तो उनका सम कितना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले भी हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज लिखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ये हम लोग करते जाते हैं, और उसको खूब याद करोगे। अगर आपने याद कर लिया ना इनको, जो स्पेशल केसेस पढ़ा रहे हैं उसको क्लास 12 में बताते हैं, इसको याद कर लोगे ना तो तुमको मैजिकल पावर मिलने वाली। कौन सी पावर मिलने वाली है? हाँ, बैटमैन बन जाओगे, स्पाइडर मैन भी बन सकते हो, दीवार में कैसे चढ़ने लगोगे, समझ गए कि सब बोलेंगे अरे भाई कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा, समझ गए कि when two vectors are in same direction, when two vectors are in same, when two vectors are in same direction, same direction, यानी कि that is theta is equal to what? That is theta is equal to 0 degree। ये कैसे होंगे भैया? ये ऐसे होंगे, दो वेक्टर्स, एक वेक्टर मान लीजिए ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जो है वो ये है, सेम डायरेक्शन में वेक्टर ना। तो हम देखते हैं कि इनका रिजल्टेंट कितना है ना। देखिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला का ये हम सॉल्व किया r² तो सॉल्व किया करना, ये हो गया r² a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें, थीटा की वैल्यू 0 है ना। cos 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है, 1 sin 0 होता है 0 भैया, कैसा कर रहे हो? cos 0 कितना होता है? cos 0 1, ठीक है। और ये कितने बच्चे लोग जानते हैं sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती ना, थीटा की कुछ भी वैल्यू sin थीटा cos थीटा 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 और -1 के बीच में रहती है, मालूम है। तो ये हो गया भैया, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab into 1, cos थीटा के प्लेस में क्या पुट कर दिया बेटा हमने? cos थीटा की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं हो, चलिए और सॉल्व किया तो हो गया और r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, नहीं यानी कि आपको लगता है a प्लस b होल स्क्वायर लिखा होगा बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है। और आपने किया r इज इक्वल टू
ए प्लस बी इतना। तो जब दो वेक्टर सेम डिस्टेंस पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ए प्लस बी। और ये भी लिख लेना कि इट इज द मैक्सिमम, मैं समझाता हूं, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ maximum value of R. It is the maximum of R. देखा सबने? देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ और फिर उसमें करेक्शन भी करता हूँ। बहुत बताओ मैं, देखो मैंने आपसे कहा कि स्केलर्स पे क्या होता है, 5 + 4 9 होता है। बोला ना आपने 5 + 4 9, 5 kg + 4 kg 9 kg, बात खत्म हो गई। पर हम लोगों ने कहा कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर की वैल्यू 5 है, एक वेक्टर की वैल्यू 4 है, उनके मैग्नीट्यूड 5 और 4, उनका सम कितना होगा? तो हमने कहा कि भैया उनका सम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके बीच में एंगल कितना, उनकी डायरेक्शंस क्या है ना। इसमें एक करेक्शन कर रहा हूँ कि किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर a + b से ज्यादा नहीं होगी कभी, उससे कम हो सकती पर ज्यादा नहीं सकती। देखो आपके पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन, क्योंकि मैंने 5 और 4 लिया तो वही न्यूटन है। आपके पास दो फोर्स है, एक की वैल्यू 5 न्यूटन, एक की वैल्यू 4 न्यूटन ना, तो उनका सम 8 हो सकता है, आंसर हाँ हो सकता है। अरे दो फोर्स है, एक 5 प्लस एक 4 है, क्या उनका सम 8 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या उनके रिजल्टेंट की वैल्यू 7 हो सकती है? हाँ हो सकती है। 6 हो सकती है? हाँ हो सकती है। 9 हो सकती है? हाँ हो सकती है। 10 हो सकती है क्या? 10 नहीं हो सकती, 9 से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे आपको समझ में नहीं बात? आपके पास दो फोर्स है ना, एक की वैल्यू कितनी है 5 और एक की वैल्यू कितनी है 4, समझ गए? तो 5 + 4 9, तो इन दोनों वेक्टर्स की जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स फोर्सेस को हमने जोड़ा, दोनों वेक्टर को जोड़ा, तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर 9 से ज्यादा नहीं हो पाएगी, समझ गया? तो 5 - 4 कितना हो गया? 1 से कम नहीं हो पाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास दो वेक्टर्स है, दो फोर्स है, एक की वैल्यू 5 है और एक की वैल्यू कितनी है 4 है। 5 + 4 9 है और 5 - 4 कितना हो गया 1। तो इनके रिलेटिव की जो भी वैल्यू आएगी 9 से 1 के बीच में ही आएगी भैया। अब समझे मेरी बात की नहीं भैया? क्या बता रहा हूं मैं? हाँ ऐसा नहीं, उसकी एक रेंज है भैया ना, समझे कि रेंज है। आपके पास दो फोर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का कितना है 4 है ना, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, इनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू 5 + 4 कितनी होगी 9 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 5 - 4 कितनी रहेगी 1। तो इनकी वैल्यू जो भी आई, इसके रिजल्टेंट की वैल्यू जो भी आए 9 से 1 के बीच में हो सकती है। कोई पूछेगा 8 हो सकती है? हाँ हो सकती है। 9 और 1 के बीच में ना 7 हो सकती है, हाँ हो सकती है। 7.5 हो सकती है, हाँ हो सकती है। 7.3 हो सकती है, हो सकती है। अरे भैया कुछ भी हो सकती है 9 से 1 के बीच में। 0.6 हो सकती है, नहीं हो सकती। 10 हो सकती है, नहीं हो सकती। 11 हो सकती है, नहीं हो सकती। जो भी वैल्यू हो 9 से 1 के बीच में आएगी। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप याद रखोगे ना, तो आपकी मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेक्टर्स बढ़ जाएगी, ठीक है? और आप जितना इसको यूज करोगे, जितना आप इस्तेमाल करोगे, उतना आपको मतलब धीरे धीरे तेजी से सीखोगे आपको, ठीक है? वेल, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है? नंबर 2 इज व्हाट? नंबर 2 इज व्हेन। सेकंड पार्ट स्पेशल केस नंबर 2, when two vectors are in opposite direction, when two vectors are in opposite direction, ठीक है? यानी कि that is what? theta is equal to 180 डिग्री, theta is equal to 180। तो ये दो वेक्टर्स कैसे होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में? ऐसे रहेंगे ना, या ऐसे भी हो सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अपन ऐसे भी सकते हैं कि दो वेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं ना, ऐसे कि एक वेक्टर जो है ये A हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? ये B हो गया। बोलो वो थी, आपको लग रहा है कि इसमें 180 है ना, 180 अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले देख लो, फिर कर लेना, बहुत आसान है। तो इस केस में क्या होगा बताइए? यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? और आप जानते हो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और cos 180 -1। cos 0 कितना होता है? 1,
और cos बटे t कितना होता है -1, तो -1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -a, यानी कि हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो, देख लो, कर लिख लेना। और फिर r कितना आ जाएगा बेटा, r की वैल्यू जाएगा कि माइनस, लिखेंगे इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इट इज द मिनिमम, देखो तो बताते हैं, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r। सर सारी वैल्यू आते हैं क्या 90 डिग्री, और फिर इसको याद करना पड़ेगा, एक वीडियो और फिर गाना गाना पड़ेगा, तेरी गलियां तेरी गलियां, समझे। और वेक्टर्स की गली में घूमना पड़ेगा, समझे। जितना घूमोगे ना उतना तुमको जल्दी जल्दी बनेगा। गुड, ओके बेटा। स्पेशल केस नंबर 3 स्टार्ट करें। When two vectors are mutually perpendicular, next two vectors are mutually perpendicular, when two vectors are mutually perpendicular, यानी कि थीटा की वैल्यू दैट इज what, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है, cos थीटा ना ऐसे होगा जनरल फॉर्मूला, तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग बेटे लोग, 90 पुट करते हैं बेटा ना। cos 90 कितना होता है बेटे लोग, 0 होता है, 0, अरे होता है ना 0, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू 0, यानी कि थर्ड टर्म प्लस 0 हो गया। क्या हुआ कि नहीं भाई, 0, तो तुमने इसको सॉल्व किया तो r स्क्वायर इनटू 2 जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली, एंड देयरफॉर r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर फिगर नहीं बनेगा, हाँ बनाते हैं, बनाए। हाँ यस पहले हेडिंग लिखो, सर लिख लिए, लिख लिया, गुड, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। ऐसे बना लो डायग्राम, यहाँ बना लो, ठीक है, यहाँ जगह ना ऐसे बना, ये है वेक्टर a और ये वेक्टर b, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। ओके मतलब यस हाँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, तो ना मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है, आप लिख सकते हो चाहो तो अलग से, इसे नोट करके लिख सकते हो, फिर अपन 2-3 स्पेशल केस सॉल्व करेंगे। वो स्पेशल केस ये कि एक फॉर्मूला होता है cos 2a, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं लेकिन एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, जिसके होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फॉर्मूला याद है आपको किसी को? हाँ, इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, जिन बच्चों को नहीं मालूम कोई टेंशन नहीं है, लिख लो बस cos 2, ठीक है। तो भैया अगर ये 2a है, ये 2a है, तो ये कितना होता है, ये a होता है, समझे कि नहीं? मतलब उसका आधा ना, समझे क्या? तो यानी कि अगर ये a होता बड़े, हाँ, तो इसलिए अगर बोलेंगे कि अच्छा बताओ कि अगर cos a होता, क्या होता है cos a, तो क्या होता है, तो अब लिखते हैं 2 जाता cos a by 2 जाता, इसका आधा हो जाएगा, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हो cos थीटा लिखा हो, तो क्या होगा, थीटा है तो इसका आधा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप चाहो लिख सकते हैं, और जिनको मालूम है वो लोग याद रखिए इसको। हाँ आगे सुनिए, क्योंकि आप नए हैं
तो शुरू में आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं समझने में ना, तो आपको मैं आपको बता दूं, मैं एक बार और याद रखना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास दो फोर्स हैं, ये देखते हैं आप, इधर देख सकते हैं, ये दो फोर्स हैं। क्या फोर्स है? दो फोर्स है। इसकी वैल्यू 5 न्यूटन है। कितनी बेटा इसकी? 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, ये कोई फोर्स है F1 है, इसका वैल्यू 5 न्यूटन है। और ये जो फोर्स है ना, इसका वैल्यू भी 5 न्यूटन है। कितना इसका वैल्यू? इसका वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, सुनते रहिएगा, बहुत ध्यान सुनना और बताना कि सब समझ में आएगी। तो आपको दिख रहा है कि F1 और F2 की इक्वल है ना? अरे दोनों 5 है ना? हाँ, लेकिन है नहीं वेक्टर फॉर्म, बट वेक्टर F1 जो है ना इज नॉट इक्वल टू वेक्टर F2, जबकि उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। समझ गए? तो ये आपको थोड़ा समझते हैं, जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपको समझ आएगा। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। तो इनके वैल्यू तो सेम है, इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? नहीं। इसलिए जब कंप्लीट एक्सप्रेस करेंगे इसको, कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होता है भैया? एरो लगाना पड़ता है ना। एक वेक्टर का कंप्लीट एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है, ये f लिखा हुआ है, वो उसकी वैल्यू बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एरो क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन वो बता रहा है कि वेक्टर कौन है ना। तो आप देखिए कि जब हम एरो हटा दिया, जब हमने एरो हटा दिया तो हम सिर्फ उसके मॉडुलस, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जो इक्वल है। हाँ ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है? 5, F2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, पर क्या दोनों सेम है? नहीं, तो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है। समझिए? पर हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि भैया कुछ लोग ऐसे भी सकते हैं कि मॉड ऑफ फर्स्ट फोर्स इक्वल टू मॉड ऑफ सेकंड फोर्स इक्वल टू कितना हो गया? 5। ठीक है, तो शुरू में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अद्भुत कौन सी पावर मिलने वाली है? मैजिकल पावर मिलेगी। वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। चलिए, तो हम लोग एक पहले क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन जो है उसको मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको खुद करो। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा, क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ऑफ equal magnitude two vectors of equal magnitude A each of equal magnitude each are inclined या makes angle ना are inclined at angle theta। इसको ऐसे लिख सकते हैं make angle theta are inclined at angle theta, inclined at angle theta। ठीक है, find the magnitude and direction of their resultant ये ठीक। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, और इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आप बच्चों का इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करने का अच्छा है। तो हमारे पास फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं यूजिंग r² = a²। हमारे पास एक दो ही तो फॉर्मूले ना, b² + 2ab cos थीटा डबल। ठीक है, बनेगा? ठीक है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ना, हियर आपको गिवन है, मालूम है क्या गिवन है बेटा? a की वैल्यू तो a है। अच्छा इधर देखो, ये समझ में आता है, भूलना नहीं भैया, a = b है ना, और वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b भैया, समझे ना? हाँ, दो वेक्टर्स हैं, इसकी वैल्यू भी a, इसकी वैल्यू भी, अच्छी बात है, और डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए वेक्टर फॉर्म इक्वल नहीं होंगे। समझे कि नहीं? हाँ, पर हमको तो अभी यहाँ डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। तो हियर a = b, सो आप क्या करोगे? आप लिखोगे r² = जाएगा a²। b के हर जहां का b है वहां पे a लिखते जाओ, तो ये a² + 2 ये क्या a, b के प्लेस में फिर से a, तो क्या cos। ठीक है, बनेगा?
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन हाँ देखिए बच्चे लोग इधर देखिए सब लोग, किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला हमारे पास, जनरल फॉर्मूला अपने लिए यूजिंग, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स है दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, बोला है कि ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड a, तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मतलब a इक्वल टू a है ही, b इक्वल टू भी a है ना, दोनों की वैल्यू a, दोनों के मैग्नीट्यूड a है, डायरेक्शन वेरी डिफरेंट है ना, समझे कि नहीं, डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के a है, तो जहां जहां b है वहां पर हमने a लिख दिया, हियर a इक्वल टू b, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2a फिर से b इक्वल टू हमने ना, सही है, बनेगा बनेगा सबसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, ध्यान रखना, समझे, और इसको खूब रिवाइज करना है सबको। तो हम अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें तो अगला स्टेप हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर, बोलो हुआ कितना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर हुआ, और प्लस 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 जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, चलो क्या आपका cos मसा करेक्ट है, कुछ कॉमन आता है बच्चे लोग, आता अपन ने कॉमन निकाल लिया 2a स्क्वायर ना, तो r स्क्वायर इक्वल टू अपन निकाल लिया 2a स्क्वायर कॉमन, तो बचा 1 प्लस cos थीटा, चेक करो सही है, और आप चेक करो अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पुट cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, क्या बोलते हो, बोलिए, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया ना cos थीटा फॉर्मूला, इसको याद करो, ठीक है, तो इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है बेटा, तो ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, यस, तो ये हो गया फर्स्ट r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, यानी तुम्हारा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और r स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, 2 into 2 4 होगा कि बेटा, होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, देखा सबने, हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपने 2-3 बार रिपीट किया ना तो आपको उससे बहुत सारा आपका फायदा मिलेगा, पक्का कहना, यकीन कीजिए, ठीक है, r स्क्वायर इक्वल टू इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है 2a cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर नहीं है इसका, 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये 2 स्क्वायर नहीं है, हाँ, तो सबके स्क्वायर है तो ऐसे कर लिया ना, अच्छा ऐसा कभी किया आपने, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा हो, उसको a b c होल स्क्वायर लिख सकते हो, जानते हो, हाँ सर, पक्का, हाँ सर, पक्का ना, बट वो थीटा बाय 2 का 2 4 नहीं वो ठीक है, वो ना यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, एक्चुअली आप जो लिखते हो ना cos स्क्वायर थीटा जो लिखते हैं ना इसको, तो उसका मतलब cos थीटा भी cos थीटा ही होता है, ठीक है, उसको हटा दें, हो गया और r इक्वल टू हो गया आपके पास 2a cos ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार ना मैं क्लास 12 में भी बच्चों को ये क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, बोलता हूँ कि करो उसको, क्योंकि वहां पर ना वेक्टर के क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। वेक्टर्स जो ऐसी चीज है कि इसकी जरूरत सिर्फ 11th में नहीं 12th में ही पड़ेगी, 12th में नहीं, जीवन में पड़ेगी, जब तक तुम साइंस पढ़ते रहोगे, समझे, खासकर फिजिक्स पढ़ते रहोगे, और मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स वाले तो और तुमको उन लोग तो और बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है कि नहीं, पर अभी फिलहाल मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों, मुझे मालूम है, पर आप उसको दो रिवाइज करो एक बार 2 बार, ठीक है, तो ये भैया मैग्नीट्यूड आ गया। अब अपन निकालते हैं इसके बाद डायरेक्शन, क्या निकालते हैं, डायरेक्शन, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, ठीक, तो डायरेक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या है आपके पास, बताइए, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r, तो आपके पास क्या फॉर्मूला, बोलिए, आपके पास फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा
डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये जनरल फॉर्म है ना भाई, हाँ सर। देखो भैया सही है कि नहीं? हाँ सर। फिर हम लिख सकते हैं हियर व्हाट, a और b इक्वल है ना, हाँ। हियर a इक्वल टू b। तो जहां जहां b है वहां वहां हम a पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos थीटा। हाँ सर। सही है? सही है कि नहीं बताओ? हाँ सर। और क्या कर सकते हैं? आप देखो डिनोमिनेटर में से a कॉमन आ सकता है ना, आ सकता है। तो हमने कर दिया और उसको सॉल्व किया tan अल्फा, तो ये हो गया आपका a sin थीटा, और यहां से a कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में बचा cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। सही है बच्चे लोग? हाँ। गुड। गुड, ठीक है, हो गया सबका? और अभी अभी बताया था ना आप लोग को cos थीटा की वैल्यू की ना, cos थीटा के प्लेस में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। sin थीटा का भी फॉर्मूला था भाई, ठीक है, जिनके ऊपर नहीं मालूम है वो लोग अभी देख लीजिए, फिलहाल तो बता देना। गुड, sin थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। याद है किसी को बच्चे लोग? अरे साइन 2a का भी फॉर्मूला था भैया, साइड में लिखकर लिख सकते हो, साइन 2a का एक फॉर्मूला था हमारे पास, मालूम है? तुम लोग तो सबको याद करना है। साइन 2a का एक फॉर्मूला था, साइड में लिखना तो लिख सकते हो बच्चे लोग, 2 sin a cos a, हाँ 2 sin a cos, ठीक है? तो अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये 2 है तो ये a हो गया, जैसे sin a हो मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin a cos a लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए sin थीटा हो तो लिख सकते हैं 2 sin आधा थीटा बाय 2। ये मैंने गलत लिखा ना, 2 ऐसा ना, हाँ ये 2 है तो ये a है, ये a है तो ये a बाय 2 है आधा, और ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं साइड में तो लिख सकते हैं। ये एक रेफरेंस क्वेश्चन है, रेफरेंस क्वेश्चन तुमको मालूम है? इस क्वेश्चन को देख करना हंड्रेड्स ऑफ नए क्वेश्चन बना दिए गए, और जितनी आप वर्कशीट देखोगे ना, मतलब आपको टीचर जो क्वेश्चन देते हैं वो सब इसी से बनाए गए, मतलब ये उसके रूट में यही क्वेश्चन है। इसको तुमने कर लिया, समझ लिया, रिवाइज कर लिया, तो तुमको क्या मिलेगी? मैजिकल पावर मिलेगी, ठीक है? तुम दीवार में चढ़ने लगोगे सब पूछेंगे तुमसे यानी कहाँ से करनी है, ठीक है? कहाँ से आगे तुम्हारे पास पावर, तो बोलना ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है? क्या बोलोगे? क्वेश्चन। अच्छा चलो, उसके बाद एंड cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? हाँ, तो पुट करके देखो बेटा, ये लिख लिया बेटा, तो उसको कर लिया इसको बेटा गुड। तो देखो भैया अगर इसको सॉल्व करके देखते तो हमको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर बोला ये, अरे ये a से कैंसिल हो गई ना, हाँ ये कैंसिल हो ना, तो sin थीटा बचा बेटा, तो sin थीटा हो गई 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, क्या बोलते हैं? और यहाँ बचा 1, और cos थीटा की वैल्यू होगी आपके पास कितनी? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। चेक करो, सही है बच्चे लोग? कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? 1 से 1 कैंसिल हो सकता है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इधर और ये कैंसिल हो गया 1 से 1, तो आपके पास बचेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है? और कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है, ये cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा भाई,
ऊपर लिखा है cos थीटा बाई 2 और यहाँ क्या लिखा है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, तो जैसे x अपॉन x स्क्वायर, अगर कहीं पे ऐसा लिखो x अपॉन x तो x काटोगे कि नहीं, 1 अपॉन x लिखोगे नहीं भाई, ये हो गया। तो अभी बताइए क्या बचा भैया, tan अल्फा, न्यूमरेटर में बचा sin थीटा बाई 2 वहां, और cos थीटा में क्या बचा, cos थीटा बाई 2। कितने बच्चे लोग जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल tan थीटा होता है ना, अगर sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल tan थीटा होता है तो sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई कितना होगा, tan थीटा बाई 2 है ना। अरे होगा कि नहीं, इसमें इतना विचार क्यों करते हो भाई, अगर sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है तो sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 होगा tan थीटा बाई 2, सो tan अल्फा इक्वल टू होगा tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा इक्वल टू होगा थीटा बाई 2, ये होगा। तो अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 इसका मतलब जानते हो, अच्छा देखो इधर से देखते तो कुछ बनता, देखो इस ध्यान से, ये एंगल थीटा है, कितना है थीटा, तो थीटा बाई कितना इसके 20 जाएगा ना, एकदम 20 जाएगा कि नहीं चलता, और ये कितना होगा, ये भी थीटा बाई 2 नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, मान लो थीटा की वैल्यू है 60 है, 60 कितनी है थीटा की वैल्यू 60 है, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 30 ना, ये 60 है और ये कितना है 30 है, ये कितना होगा 30। इसका मतलब हो गया कि इस केस में, किस केस में, जब हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनके दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट ना उनको बाइसेक्ट करता है, एकदम बीच से जाता है। देखो भैया देखो इधर देखो, जैसे कोई दो वेक्टर्स है ना हमारे पास, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा, सुनते जाइए, इनका रिजल्टेंट ऐसा भी हो सकता है ना बेटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अरे हो सकता है कि नहीं, ये वेक्टर बी, सुनते जाइए ध्यान से, है ये थीटा है, ये कितना है, ये अल्फा है, आपको दिखता है कि अल्फा का आधा है थीटा का, नहीं दिखता ना, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो बिल्कुल बीच में लगाओ, ये थीटा है, आपको दिखता है कि ये थीटा बाई 2, हाँ दिखता है ऐसा ना। तो जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हमारे पास होते हैं ना तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बिल्कुल बाइसेक्टर से पास होता है, उस थीटा को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है, समझ गए, ये आपका ध्यान। तो इस क्वेश्चन को खूब करना, कितना करोगे खूब, अरे सर खूब बोल रहा हूं, टाइमिंग देता हम लोग के पास नहीं रहता है टाइम, बेचारे बच्चे ना टीचर को ज्ञान देते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो ना, जो हम पे गुजर रही है हम ही जानते हैं, नहीं ओके चलिए आगे देखो। तो अब आप देखो हम लोग वापस स्पेशल केस में आते हैं, हमने 3 स्पेशल केस पढ़ लिए, कौन कौन से स्पेशल केस पढ़ लिए, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में हैं तो r इक्वल टू a प्लस b होता है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो r इक्वल टू a माइनस b होता है, और अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और चौथा स्पेशल केस इस क्वेश्चन का कॉन्सिक्वेंस है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उनका रिजल्टेंट r इक्वल टू कितना आया 2a cos थीटा बाई 2 आया। देखो आंसर, देखो आंसर, मैग्नीट्यूड इतने आया ना बेटा, तो ये तुमको अभी नया लग सकता है, तुम उसको बाद में पढ़ना जब तक तुमको याद ना जाए। अच्छा r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 आया कि नहीं बेटे लोग, अरे इस क्वेश्चन में r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 आया कि नहीं, इसको बार-बार आपस में डिस्कस करो, एक दूसरे बताते रहा करो, समझ गए। जब भी मौका मिले ना तो अपने पड़ोसी को बोला कर, सुन भाई जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे थीटा एंगल बनाते हैं ना तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू की r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, तू अब कल मेरे को याद दिलाना है, ठीक है। तो r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 ना बार-बार बोलते जाना, ठीक है, बार, क्योंकि जितना आप बोलोगे ना, जितना रिपीट करोगे उतना परमानेंट, एक बार परमानेंट दिमाग में बैठ गया ना तो फिर वो निकलेगा नहीं जल्दी, समझ गए ना। हाँ अभी तुमको नया लग रहा है r इक्वल टू 2a cos, अरे तुमको सही बता रहे तरीका,
समझे? हाँ ये वाला फॉर्म बार बार बोला करो। क्या बोलोगे? अरे ऐसे नहीं बोलना। आपने जब पढ़ोगे ना बोलना इधर आसन देखो ज्ञान की बात बताता हूँ, ठीक है? बोलेगा बता, तो बोलना जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, क्या बोलोगे? दो वेक्टर्स दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, वो एक दूसरे थीटा एंगल बना रहे हैं, तो तेरे को मालूम है उनका रिजल्टेंट कितना होता है? उनका रिजल्टेंट होता है r = 2a cos θ/2। बोलेगा अच्छा, बोला तुमको कल याद दिलाना, ठीक है? नहीं तो फिर मैं याद दिलाऊंगा, ऐसे बोलते रहा। तो ये 5 6 बार 10 बार बोलोगे ना, सच में ट्रस्ट मी, तो आपको ये बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है? तो आप स्पेशल केस नंबर 4 पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? स्पेशल केस नंबर 4। 3 हो चुके ना? देखो व्हेन a = b, व्हेन a नहीं, हम लोग को मालूम सब रहता है, पर जिन चीजों को हम लोग खूब रिपीट करते हैं ना, वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। व्हेन a = b, समझ गए भैया? इसका क्या मतलब है? और हम लोग कैसे लिखते हैं? mod a = mod a, ऐसा mod a = mod, अगर किसी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है ऐसे लिख सकते हैं, = a, ऐसा दो वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड a के इक्वल है, ऐसा होता है। तो जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे लिख, और ऐसे लिख सकते हैं when two vectors each of two vectors of equal magnitude a, when two vectors of equal magnitude a are या make angle theta with each other, ठीक है? then what? then हम लोग देखेंगे भैया, then their resultant, वर्ड से देखो आपने बोला अरे सर इतना फर्क नहीं था, लेकिन थोड़ा रिजल्टेंट्स मैट्रिक्स, ठीक है? ये आपको लिखना हो वर्ड सूत्र में, इतना तो याद है। क्या होता है बेटा? r = कितना होता है बेटे लोग? r = 2a cos θ/2, ये भूलना नहीं है। एंड व्हाट? ये भी पढ़ा था हमने। एंड अल्फा = कितना था? θ, अल्फा θ/2 ना? हाँ। तो अब देखिए इसके फोर्थ केस जो है उसके अपन 2-3 अपन ने छोटे छोटे स्पेशल केस बनाए, तो देखिए ना, तो इसका 4a पार्ट बन गया, a पार्ट 4a है, ठीक है? व्हेन a = b, देखते रहिए, व्हेन a = b एंड थीटा = स्टार्ट या 60 डिग्री से क्लोज, ठीक है? a = b एंड थीटा = 60, ठीक है? तो देखो आपकी क्या वैल्यू है, बताओ मैं इसको। हाँ, अरे ये क्वेश्चन जो हमने किया ना बेटे लोग, अच्छा तो अभी देखो थीटा = कितना है बेटा? 60 डिग्री है, तो θ/2 कितना हो जाएगा बताइए? ये जाएगा 30 डिग्री ना, होगा कि नहीं? अरे बोलो ना। तो cos θ/2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? ये हो जाएगी cos 30 मतलब √3, पक्का? सो r = इसका जनरल फॉर्मूला है 2a cos θ/2 है ना, यू गेट 2a हुआ आपकी, और cos θ/2 कितने प्लेस लिख दूं मैं? √3/2 होता है ना, ये कितना होता है? √3/2 सॉल्व हो गया कि चेक करो। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया? √3 हो गया, कितना? r = होता है √3a। तो इसका बी पार्ट बी बहुत ही धांसू और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल है, और जैसे मैं बार बार बोलूँ ना एक ही बार, इसको करोगे ना आपको बहुत शुरू में 1-2 बार कठिन लगेगा,
और आप करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे भिड़िए आप, ठीक है ना। देखिए ढंग से बी पार्ट हमने कर दिया। इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड व्हाट एंड थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90, ये केस है। तो उस केस में देखो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, अगर थीटा है 90 डिग्री तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 90 बाई थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 45 ना होगा कि नहीं। तो उस केस में फिर क्या होगा, ठीक है भाई, देखा सबने। तो बताइए अब क्या होगा उसके बाद, उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद ये होगा क्या कर दिया, सो cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री कितनी होती है, 1/3 होती है। सो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। आपको घबराना नहीं है, बस आपको पढ़ना है, नहीं बनेगा हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। पर आपको, आपसे जो हमारी अगर बात मान लिया आपने तो सच में आपको बहुत हेल्प होगी। 2a कितना है बेटा, 1/2, ठीक है। अच्छा आप बताइए, इधर देखिए सर बच्चों, स्टॉप रखिए, 2/2 कितना होता है, क्या इसको √2 लिख सकते हैं, पक्का पक्का मालूम है। इसको काटोगे तो √2 बचेगा, तो एक बचा कि बचा कि नहीं, r की वैल्यू कितनी कर दिया, r इज इक्वल टू हो गया √2a बचा, √2a ठीक, सही है। और एक केस सी पार्ट सी, if theta is equal to 1, if a is equal to b and theta is equal to 120, ठीक है, कितना भैया 120। तो अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी बेटे लोग, थीटा की वैल्यू अगर 120 डिग्री होगी तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी जाएगी भैया, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/2, क्या बोलते हो, तो कैंसिल हो गया ना, a बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, r इक्वल टू a बचा, ठीक है। रिवाइज करोगे ना इसको, प्लीज करना, अगर करोगे ना मजा आ जाएगा। और जो आपको इससे जो अचीव होगा ना, ये अभी भले ही ना पता चले, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपको जरा भी भरोसा मेरे ऊपर, लॉन्ग लास्टिंग फायदे इस क्वेश्चन का। बस कुछ मत करो, इस क्वेश्चन को 4-5 बार करते रहना और बतियाते रहना, बोलते रहना, और बहुत चीजें बैठ समझ ना, तो बता रहेगा, समझेगी नहीं, जबरदस्ती बुलाएगा, ठीक है। अच्छा आगे पार्ट बी, इसका लास्ट पार्ट बी पार्ट, उसके बाद तो अपन लिख दें कि a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू b, याद है ना, तो हमारे लिखते हैं देन, हम लोग लिखते हैं देन, हमारे पास आया अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, समझे, ये b पार्ट है। देखो if a इक्वल टू b then अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, मतलब दैट इज व्हाट, the resultant bisects, है ना, bisects two vectors, ठीक है। तो देखो बच्चों लोग ध्यान रखना, इसी 4 जो केस को अपन ने, हो गया सबका, सबका हो गया, सबका गर्ल्स हो गया बेटा। देखो बेटे ध्यान से, तो अपन ने क्या पढ़ा है, 4a, चेक करो आप लोगों ने क्या पढ़ा है। 4a में हमने पढ़ा कि भैया अगर a इज इक्वल टू b है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो r इज इक्वल टू कितना है, 2a, बोलो होता है जी, ये पढ़ा हमने। अगर 4b हमने क्या पढ़ा, अगर कोई दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट r इज इक्वल टू 2a है। हमने ये पढ़ा 4c में कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और उनके बीच में एंगल
120 डिग्री है तो r इक्वल टू रूट 3 सॉरी a होता है, जस्ट a होता है, ठीक है। तो 4D हमने ये पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो देन अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2 होता है, यानी कि उनका रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नहीं है, क्या ये क्वेश्चन का अंकल है, गॉड फादर टाइप का सागा है, सागा। क्या ये जानते हो सागा क्या होता है? अरे मतलब इस क्वेश्चन में लिख के अपन लंबी लंबी बड़ी बड़ी स्टोरी लिख सकते हैं, समझ गया? मतलब नॉवल लिख सकते हैं अपन इस क्वेश्चन में। क्या लिख सकते हैं? नॉवल, नॉवल नहीं, महाभारत टाइप की कोई। अभी सागा इसको बोलते मालूम है, जो हिंदी में ना महाग्रंथ बोलते, क्या बोलते हैं? महाग्रंथ, जानते हो महाग्रंथ? ग्रंथ नहीं, महाग्रंथ। अरे जो बहुत बड़ा होता है, बहुत। अब जैसे महाभारत ना फॉर एग्जाम्पल, ये मतलब पढ़ते रहो जिंदगी भर का, तो पैसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ करना नहीं है, अगर आपको देखो आप करो उसको, जब आप करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है। शुरू शुरू में तुमको नया सा लगेगा, कठिन सा। आपको मालूम है बच्चे लोग, हेलो इधर सुनो, इधर सब बच्चे सुनो, अबे बहुत से टीचर्स भी इस क्वेश्चन से सीखते हैं, समझ गए? हाँ, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सब आ गया, इसमें पूरी निचोड़ आ गई, निचोड़, समझे? इसके करीब का टाइम हो रहा है, बाय। चलो आज की क्लास कितनी लगती है, समाप्त होगी आज की क्लास। रिवाइज करोगे ना? अरे क्वेश्चन को रिवाइज करोगे ना घर में, और एक दूसरे से बोलते रहना, r इक्वल टू 2a तो उसे सॉल्व करना।